अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के दूसरे हिस्से का दूसरा बाब। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दूसरा बाब। मैंने ड्यूमिडिस को तलाश किया ताकि इसे एलिशिया के साथ अपनी मुलाकात की खबर दे सकूं। वो अपने ऑफिस में था और म्यूजिक शीट्स की ढेर का जायजा ले रहा था। ठीक है, इसने नजर नहीं उठाई। मुलाकात कैसी रही? ये कोई मुलाकात नहीं थी। ड्यूमिडिस ने मुझ पर एक सवालिया नजर डाली। मैं हिचकिचाया। उसको ठीक करने में इस बात की अशद जरूरत है कि एलिशिया कुछ सोचे और महसूस करने के काबिल हो। बिल्कुल। और आपका क्या ख्याल है कि इस मरीज के पास पहुंचना मुश्किल है जिसको ओवरडोज दिया जा रहा हो? ऐसा लगता है कि वो 6 फुट पानी में है। ड्यूमिडिस के माथे पर बल पड़ गए। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं असल में इसकी दवाई की सही डोज से वाकिफ नहीं हूँ। मैंने यूरी के साथ चेक किया था। रिसेप्रिडोन 16 मिलीग्राम इस्तेमाल हो रही है, जो एक घोड़े का डोज है। ड्यूमिडोज की भवें ऊपर हो गईं। ये यकीनन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये शायद कम की जा सकती है। आप जानते हैं कि क्रिश्चियन एलिशिया की देखभाल करने वाली टीम का सरबराह है। आपको इससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपका कहना ठीक रहेगा। ठीक है। ड्यूमिडोस ने मुझे एक मशकूक नजर से देखा। आप और क्रिश्चियन एक दूसरे को पहले से जानते हैं, है ना? ब्रैडमोर से? बहुत कम। ड्यूमिडोस ने फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। वो अपनी डेस्क पर मीठे बादामों की एक छोटी डिश के पास पहुंचा और मुझे पेश की। मैंने सर हिलाया। उसने अपने मुंह में बादाम डाला और दांतों से चबाते हुए मुझे देखा। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे और क्रिश्चियन के दरमियान सब कुछ दोस्ताना है? ये एक अजीब सवाल है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे इस किस्म का पता चला है। मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इसकी तरफ से है? आपको इससे पूछना चाहिए। क्रिश्चियन से कोई मसला नहीं है। अच्छा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ और इस पर मेरी नजर है। कोई जारहियत या मुसाकबत का काम में मुदाखलत कर रही है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, क्रिश्चियन को इस बहस में शामिल करने की जरूरत है। तुम चाहते हो कि एलिशिया कुछ महसूस करे? हाँ, लेकिन याद रखो, ज्यादा महसूस की हुई चीज ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक? लेकिन किसके लिए? यकीनन एलिशिया के लिए। डियोमेडेस ने मेरी तरफ उंगली घुमाई। ये मत भूलो कि जब हम इसे पहली बार यहाँ लाए थे तो वो खुदकुशी करने के जुनून में थी। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कई बार कोशिश की और दवाई ने ही इसे मुस्तहकम रखा है। दवाई इसे जिंदा रखती आई है। अगर हम डोज कम करते हैं तो मुमकिन है वो अपने जज्बात से मगलूब होकर जिंदगी का मुकाबला करने के कासिर हो। क्या तुम यह खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? मैंने ड्यूमोडिस की बात को संजीदगी से सुना, लेकिन मैंने सर हिलाया। ये एक खतरा है जो मुझे यकीन है कि हमें लेने की जरूरत है, प्रोफेसर, वरना हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ड्यूमोडिस ने कंधे उचकाए। फिर मैं तुम्हारी तरफ से क्रिश्चियन से बात करूंगा। शुक्रिया। हम देखेंगे कि वो कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। माहिर नफ्सियात अक्सर ये बताने पर अच्छा जवाब नहीं देते कि वो अपने मरीज को दवा कैसे देते हैं। बिलाशुबा मैं इसे मुस्तरद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने का रुझान नहीं रखता। मुझे इसके साथ इस मौजू पर बात करने दें। मैं तुमको बताऊंगा कि वो क्या कहता है। जब आप इससे बात करेंगे तो मेरा जिक्र ना करें, प्लीज। मैं समझ गया। ठीक है। ड्यूमोडस सजीब अंदाज से मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मैं नहीं करूंगा। उसने अपनी डेस्क पर एक छोटा सा पैकेट निकाला और इसे खोला, जिसमें सिगार की एक लंबी कितार जाहिर थी। इसने मुझे पेशकश की। मैंने सर हिलाया। तुम सिगरेट नहीं पीते? मैं हैरान सा लग रहा था। तुम मुझे स्मोकर दिखते हो। नहीं नहीं, बस मैं कभी कभार सिगरेट पी लेता हूँ। वैसे मैं इन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने खिड़की खोली। क्या तुमने ये लतीफ़ा सुना है कि सिगरेट के बगैर कोई भी थेरेपिस्ट नहीं बन सकता? इसका मतलब है कि तुम किसी उलझन का शिकार हो।
وہ ہنسا اور ایک سگار منہ میں ڈالا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ پر ہم سب تھوڑے سے پاگل ہیں۔ کیا تم کو اس سائن بورڈ کا پتہ ہے جو دفتر میں لگا ہوتا ہے؟ یہاں سگریٹ پینا منع ہے لیکن سگریٹ پینے میں مدد ملتی ہے۔ ڈیومیڈس ہنس پڑا۔ اس نے سگار جلایا اور کش مار کر دھواں اڑایا۔ میں نے اسے رشک سے دیکھا۔ تیسرا باب۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں باہر نکلنے کی کوشش میں کوریڈور میں گھومتا رہا۔ میں باہر چھپ کر سگریٹ پینے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن اندرا نے مجھے فائر اسکیپ میں دیکھ لیا۔ اس نے فرض کیا کہ میں کھو گیا ہوں۔ فکر نہ کرو تھیو، اس نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ماحول کو سمجھنے میں مہینے لگ گئے، اس بھول بھلیا کی طرح جس سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ میں اب بھی کبھی کبھار کھو جاتی ہوں اور مجھے یہاں 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہ ہنسی۔ اس سے پہلے کہ میں اعتراض کر سکوں، وہ گولڈ فش باؤل گلاس اسٹیشن جہاں سب نرسیں کام کرتی ہیں میں چائے کے کپ کے لیے میری رہنمائی کر رہی تھی۔ میں کیتلی رکھتا ہوں، موسم خراب ہے نا؟ کاش برف باری ہو جائے۔ اور اسے برف ایک بہت طاقتور تصویراتی علامت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے برف ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باہر برف دیکھو، برف کتنی دلچسپ چیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اپنے بیگ کھولا اور کلنگ فلم میں لپٹے ہوئے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا۔ اس نے اسے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اخروٹ کیک کھاؤ، میں نے کل رات ہی بنایا ہے تمہارے لیے۔ اوہ شکریہ۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غیر روایتی ہے، لیکن میں ہمیشہ سیشن کے دوران بے قابو مریضوں کو کیک کا ٹکڑا دے کر ان سے بہتر نتائج حاصل کر لیتی ہوں۔ میں ہنسا۔ آپ بھلے ایسا کریں، لیکن کیا میں کوئی بے قابو مریض ہوں؟ اندرا ہنس پڑی۔ نہیں، اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عملے کے بے قابو ممبران پر بھی کام کرتا ہے، لیکن تم ان میں سے نہیں۔ تھوڑی سی چینی موڈ کو بہت بہتر کر دیتی ہے۔ میں کینٹین کے لیے بھی کیک بناتی ہوں، لیکن پھر اسٹیفنی نے ہنگامہ آرائی کی اور بکواس کر کے اعلان کیا کہ باہر سے لائے جانے والی چیز صحت اور حفاظت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے۔ تم کو لگتا ہے کہ میں برتنوں میں سمگلنگ کر رہی تھی، لیکن میں اب بھی چالاکی سے تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں۔ یہ امر ریاست کے خلاف ہے، بغاوت کے جیسا ہے۔ لے لو۔ یہ گزارش نہیں تھی بلکہ حکم تھا۔ میں نے تھوڑا سا کیک کھایا۔ کیک اچھا تھا، چبانے والا، میٹھا میٹھا۔ میرا منہ بھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے بات کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پر اس سے آپ کے مریض کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ اندرا ہنسی اور خوش دکھائی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اسے کیوں پسند کرتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں جیسا سکون پیدا کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پرانے تھراپسٹ روٹ کی یاد دلائی۔ اس کی طرف سے لڑائی کرنے یا پریشان ہونے کا تصور مشکل تھا۔ میں نے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جب میں چائے بنا رہی تھی، نرسوں کا اسٹیشن ہمیشہ ایک نفسیاتی یونٹ کا مرکز رہا۔ اس طرف سے عملے کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وارڈوں کو روزانہ چلایا جاتا ہے اور جہاں تمام عملی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ گولڈ فش بال نرسوں کے اسٹیشن کا عرفی نام تھا، کیونکہ اس کی دیواریں مضبوط شیشوں کی بنی ہوئی تھیں، یعنی عملہ کم از کم مریضوں پر نظر رکھ سکتا تھا۔ عملی طور پر مریض باہر بے سکونی سے منڈلا رہے تھے، گھور رہے تھے، ہمیں دیکھ رہے تھے، اس لیے ہمیں مسلسل ان کی نگرانی کرنی ہوگی۔ اس چھوٹی سی جگہ پر کرسیاں بھی کم تھیں، اور جو موجود تھیں ان پر عام طور پر نرسیں بیٹھ کر نوٹس ٹائپ کرتی تھیں، اس لیے آدمی زیادہ تر کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو سکتے تھے یا کسی ڈیسک کے ساتھ عجیب طریقے سے جھک کر دیکھ سکتے تھے، جس سے ایک ہجوم کا احساس ہوتا تھا، چاہے اس میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ یہ لو پیارے۔ اندرا نے مجھے چائے کا ایک مگ دیا۔ شکریہ۔ کرسچن اندر آیا اور اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا۔ اس سے پیپرمنٹ گم کی شدید بدبو آ رہی تھی جسے وہ ہمیشہ چباتا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بریڈ مور میں اکٹھے ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ یہ ان چند دنوں میں سے ایک تھی جب ہم مشترکہ تھے۔
इसके बाद क्रिश्चियन ने स्मोकिंग छोड़ दी और शादी कर ली और इसकी एक बेटी थी। मैंने सोचा कि वो कैसा बाप होगा। वो मुझे खास तौर पर रहम दिल नहीं लगा। इसने मुझे एक ठंडी मुस्कुराहट दी। तुमसे दोबारा इस तरह मिलने में बहुत दिलचस्पी है थ्यू। दुनिया बहुत छोटी है। मेंटल हेल्थ टर्म्स में ऐसा होता है। हाँ, क्रिश्चियन ने कहा। तो या इसका मतलब है कि वो किसी दूसरी बड़ी दुनिया में भी पाया जा सकता है। मैंने तसव्वुर करने की कोशिश की कि वो दुनिया कैसी होगी। मैं इसका सिर्फ हुजम या किसी फुटबॉल के मैदान में ही तसव्वुर कर सकता था। क्रिश्चियन ने चंद सेकंड तक मेरी तरफ देखा। मैं इसकी तौक़ुफ़ की आदत भूल गया था, जो अक्सर लंबी होती थी और इंतजार करने पर मजबूर करती थी, जिसमें वो अपने जवाब पर गौर करता था। इसने मुझे यहाँ भी इतना ही परेशान किया जितना इसने ब्रेडमोर में किया था। तुम टीम में एक बुरे वक्त में शामिल हुए हो। उसने आखिर कह ही दिया। डेमोक्लिस की तलवार ग्रो पर लटक रही है। तुमको लगता है कि ये वक्त इतना ही बुरा है? ये सिर्फ वक्त की बात है। ट्रस्ट हमें जल्द या बदेर बंद करने की पाबंद है। तो सवाल पैदा ये होता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब चूहे एक डूबते हुए जहाज को छोड़ देते हैं, वो बोर्ड पर नहीं चढ़ते। मैं क्रिश्चियन की गैर वाजिया जारहियत पर चौंक गया। मैंने उसे चारा ना डालने का फैसला किया। मैंने कंधे उचकाए। मुमकिन है, लेकिन मैं चूहा नहीं हूँ। उससे पहले कि क्रिश्चियन कोई जवाब देता, एक जोरदार आवाज ने जैसे वहां छलांग लगा दी। एल्फ शीशे की दूसरी तरफ थी, जो अपनी मुट्ठी से इस पर हथौड़े मार रही थी। उसने शीशे पर चेहरा दबा दिया हुआ था, जो उसकी नाक को कुचल रहा था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था और उसे तकरीबन शैतानी बना गया था। मैं ये गंध मजीद नहीं लूंगी। मुझे नफरत है इससे। ये बहुत ही घटिया गोलियां हैं। क्रिश्चियन ने शीशे की एक छोटी सी हीच खोली और बोला, अब इस बहस पर करने का कोई फायदा नहीं एल्फ। मैं तुमको बता रही हूँ, मैं इन्हें मजीद नहीं लूंगी। वो मुझे बीमार कर देती हैं। मैं अब इस पर बात नहीं कर रहा। मुझसे मिलने का वक्त तय करो और दफा हो जाओ प्लीज। एल्फ के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और वो फिर शीशे से चेहरा हटाकर पलट गई। उसके चेहरे पर एक मध्यम सा गड़ा बन गया था। बहुत ही दिलचस्प औरत है, मैंने कहा। क्रिश्चियन बड़बड़ाया, बहुत पेचीदा भी। इंदिरा ने सर हिलाया। बेचारी एल्फ। वो यहाँ किस लिए है? उसने दो कत्ल किए हैं, क्रिश्चियन ने कहा, अपनी माँ और बहन का। जब वो सो रही थी तो उनका गला घोट दिया। मैंने शीशे से झांका। एल्फ दूसरे मरीजों के साथ शामिल हो गई और इनके ऊपर झुक गई। इनमें से एक ने इसके हाथ में कुछ पैसे थमाए, जो इसने जेब में डाल लिए। फिर मैंने देखा कि एलिशा कमरे के बिल्कुल आखिर में खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही है। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा। क्रिश्चियन ने मेरी नजरों का पीछा किया और कहा, वैसे मैं प्रोफेसर डोमोडोस से एलिशा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो रिसेप्टोडोन की कम डोज पर कैसा रद्द अमल जाहिर करती है। मैं इससे 5 मिलीग्राम की डोज तक ले आया हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि तुम जरूर जानते होगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने इसका एक सेशन भी किया था। जी हाँ। हमें उसकी बारीक बीनी से निगरानी करनी होगी कि वो इस तब्दीली पर कैसा रद्द अमल जाहिर करती है। और अगली बार जब तुम्हें कोई मसला दरपेश आए कि मैं अपने मरीजों की दवाइयाँ कैसे दे रहा हूँ, तो सीधा मेरे पास आ जाएगा। मेरे पीछे चुपके से ड्यूमोडोस के पास जाने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियन ने मेरी तरफ देख कर कहा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं ना तो इसके पास चुपके से गया था और ना ही मुझे तुमसे बराह रास्त बात करने में कोई मुश्किल है क्रिश्चियन। अब एक गैर आरामदेह वक्फे का दौर था। क्रिश्चियन ने अपने आप से सर हिलाया, जैसे उसने किसी चीज के बारे में अपना जहन बना लिया हो। क्या तुमको पता है कि लिशिया बॉर्डर लाइन पर है? उस पर थेरेपी भी काम नहीं करेगी। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। तुमको कैसे मालूम कि वो बॉर्डर लाइन पर है? वो तो सिर्फ बात नहीं कर सकती, वो बात नहीं करेगी। तुम्हें लगता है कि वो धोखा दे रही है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अगरचा वो धोखा दे रही है, तो फिर वो
बॉर्डर लाइन पर कैसे होगी? क्रिश्चियन गुस्से में दिखाई दे रहा था। इंदिरा ने इसका जवाब से पहले मुदाखलत की। माजरत के साथ, मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर लाइन जैसे आम इस्लाहात में खास तौर पर मददगार होंगे। इनमें कुछ खास फायदे नहीं। उसने क्रिश्चियन की तरफ देखा। वैसे ये क्रिश्चियन का सब्जेक्ट है और मैं अक्सर इससे मुत्फिक नहीं होती। और आपका अलिशा के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उससे पूछा। इंदिरा ने एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर किया। वो मुझे अपनी बेटी की तरह लगती है। ये मेरा काउंटर ट्रांसफेरेंस है। ये वही है जो वो मुझ में लाती है। मुझे लगता है कि उसे किसी की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। इंदिरा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। और अब उसके पास कोई है। उसके पास तुम हो। क्रिश्चियन परेशान कंतौर पर हंसा। इतना कुंजन होने के लिए मुझे माफ करें, लेकिन अगर वो बात नहीं करती तो फिर उसकी थेरेपी से क्या फायदा होगा? थेरेपी सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, इंदिरा ने कहा। ये एक महफूज जगह और पुरमुश्किल माहौल फराहम करने के बारे में है। ज्यादातर रब्त गैर जुबानी होते हैं, जैसे कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। क्रिश्चियन ने मेरी तरफ देखकर आंखें फेर ली। गुड लक यार, आपको इसकी जरूरत होगी। चौथा बाब। हेलो अलिशिया, मैंने कहा। अलीशा का डोज कम हुए चंद ही दिन गुजरे थे और इसकी तबीयत में फर्क वाज़िया था। वो अपनी हरकत में काफी रमा लग रही थी। उसकी आंखें साफ थीं। उसकी वो धुंध भरी निगाहें अब नहीं रहीं। वो अब मुख्तलिफ लग रही थी। वो यूरी के साथ दरवाजे में खड़ी झिझक कर महसूस कर रही थी। उसने मुझे घूर कर देखा, जैसे वाज़िया तौर पर वो पहली बार मुझे देख रही हो। मैं हैरान था कि वो क्या नतीजा अखज़ कर रही है। जाहिर है कि उसने आगे बढ़ना महफूज समझा। अंदर चली आई और बगैर पूछे बैठ गई। मैंने यूरी को बाहर जाने का इशारा किया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैं अलीशा के सामने बैठ गया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर से बारिश की बेचैन कर देने वाली आवाज आ रही थी, जिसके कतरे खिड़की पर टपक रहे थे। आखिरकार मैं बोल उठा। आप कैसा महसूस कर रही हैं? कोई रद्द अमल नहीं। अलीशा ने मुझे घूर कर देखा। इसकी आंखें चरागों जैसी निडर थीं। मैंने अपना मुंह खोलकर बंद कर दिया। मैंने बात करके माहौल को पुर करने की ख्वाहिश के खिलाफ मजम्मत करने का अज़म कर रखा था, और मैंने खामोश रहने और सिर्फ वहीं बैठकर कुछ गैर जुबानी बातें करने की उम्मीद की। उसके लिए, हमारे लिए, इस तरह इकट्ठे बैठना बेहतर है कि मैं उसे तकलीफ न पहुंचाऊं, ताकि वो मुझ पर भरोसा कर सके। अलीशा से बात करने में कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे उसका एतमाद जीतने की जरूरत थी, और उसमें वक्त लगेगा। रातों रात तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये अमल ग्लेशियर की तरह आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेगा, लेकिन ये हरकत करेगा जरूर। जैसे ही हम खामोशी से वहां बैठे तो मेरा सर दर्द से फटने लगा। सर दर्द शुरू हो गया, जो कि किसी राज के फाश होने की अलामत थी। मैंने रूथ के बारे में सोचा, जो कहती थी एक अच्छा थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको अपने मरीज के जज्बात को कबूल करना चाहिए, लेकिन आपको उन पर कायम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके नहीं। दूसरे लफ्जों में, मेरे सर में ये दर्द मेरा नहीं था, लिशिया का था। और उदासी की ये एक अचानक लहर, ये मरने की ख्वाहिश, उनसे भी मेरा ताल्लुक नहीं था, उसका था। सब उसका था। मैं वहां बैठा, उसके लिए कुछ महसूस कर रहा था। मेरा सर घूम रहा था और पेट में हलचल मच गई थी, जैसे घंटे गुजर गए हों। बिला आखिर 50 मिनट हो गए। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। हमें इस मुलाकात को अभी खत्म करना चाहिए। अलीशा ने सर झुकाकर अपनी गोद में देखा। मैं हिचकिचाया। वो दहल गई। मैंने अपनी आवाज नीची करके दिल से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ अलीशा। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। सच तो यह है कि मैं वाज़िया तौर पर आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस पर अलीशा ने नजरें उठाकर देखा। उसने मुझे घूर कर देखा। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। इसकी आंखें चीख उठी। अपने आप को देखो। तुम बमुश्किल अपनी मदद कर सकते हो। तुम इतना कुछ नहीं जानते और अक्लमंद होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी बजाय यहाँ बैठना चाहिए। पागल, धोखेबाज, झूठे।
जैसे ही इसने घूर कर देखा, मुझे उस बात की आगाही हो गई कि मुझे पूरे सेशन में क्या परेशानी थी। उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, लेकिन एक साइकोथेरेपिस्ट जिस्मानी रवैये, गुफ्तगू और आंखों में मौजूद चमक से जहनी परेशानी को पहचानने के लिए जल्दी से आमादा हो जाता है, और यही चीज मुझे परेशान करती है। उसने जो कुछ किया था, जो कुछ झेला था, और बरसों से दवाइयां लेने के बावजूद भी इसकी नीली आंखें गर्मियों के दिन की तरह साफ और बिन बादल रहीं। वो पागल नहीं थी। तो वो क्या थी? उसकी आंखों में क्या तासुरात थे? सही लफ्ज क्या थे? ये था। इससे पहले कि मैं सोचना खत्म करता, अलीशा कुर्सी से उछल पड़ी। वो मेरी तरफ लपकी। उसके हाथ पंजों की तरह फैले हुए थे। मेरे पास भागने या रास्ते से हटने का वक्त नहीं था। वो मेरा तवाजन बिगाड़ते हुए मेरे ऊपर चढ़ गई। हम फर्श पर गिर गए। मेरे सर का पिछला हिस्सा दीवार से टकराया। उसने बार बार मेरा सर दीवार पर टकराया, खराशें पहुंचाई, थप्पड़ और पंजे मारना शुरू कर दिए। उसे दूर फेंकने में मेरी पूरी ताकत लग गई। मैं फर्श के साथ रेंगता हुआ डेस्क पर पहुंचा। मैंने अटैक अलार्म के लिए टटोलना शुरू किया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसे पकड़ा, अलीशा मुझ पर कूद पड़ी और अपने हाथों से अलार्म पर वार करना शुरू कर दिया। अलीशा! उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के गिर्द तंग थीं, जिससे मेरा दम घुट रहा था। मैंने अलार्म तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इस तक नहीं पहुंच पाया। उसके हाथ सख्त होते गए। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैंने एक और कोशिश की, और इस बार मैं अलार्म को पकड़ने में कामयाब हो गया। मैंने अलार्म दबा दिया। एक बुलंद चीख ने मेरे कान फाड़ दिए, मुझे बहरा कर दिया। मैं दूर से दरवाजा खुलने की आवाज और यूरी की मदद के लिए पुकार सुन रहा था। अलीशा को मुझसे घसीट कर अलग किया गया। वो मेरा गला आजाद नहीं कर रही थी। मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। अलीशा को संभालने में 4 नर्सों की मदद पड़ी। वो रोई, इसने लातें मारी और किसी मुखालफ के तौर पर लड़ाई की। वो इंसान नहीं, बल्कि एक जंगली जानवर लग रही थी। क्रिश्चियन नमूदार हुआ और उसे पुरसुकून किया। वो होश खो बैठी थी। आखिरकार खामोशी छा गई।